हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आयुष कुचिया और मैं अभी एनटीपीसी में काम करता हूं और मेरा सिलेक्शन एनटीपीसी में गेट के थ्रू हुआ था। और आज मैं गेट एग्जाम में मैथ का एक क्विक रिकैप वीडियो बना रहा हूं, तो इसको आप देख सकते हैं और आपका क्विक रिकैप हो जाएगा। एक शॉर्ट नोट्स बनाया हुआ है जो हार्डली 10 से 15 पेजों का है और इन 10 से 15 पेज में आपका सारा का सारा क्विक रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर होता है वो मैट्रिक्स होता है। मैट्रिक्स में हमारा रो होता है। हम बेसिकली बेसिक से स्टार्ट करेंगे। रो, देन कॉलम। रो हमारा, ये हमारी रो हो गई और ये हमारी कॉलम हो गई। ठीक है, तो जब हम मैट्रिक्स का ऑर्डर बताते हैं तो पहले हम रो को लिखते हैं, देन कॉलम को लिखते हैं। m क्रॉस n ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो m इसमें रो होंगी और n इसमें कॉलम होंगे। अब मैट्रिक्स के अगर हम टाइप की बात करें तो हमारे पास में सबसे पहले रो मैट्रिक्स आता है, देन कॉलम मैट्रिक्स आता है। रो मैट्रिक्स जिसमें केवल रो हो, मीन्स जिसके सारे एलिमेंट एक रो के अंदर हो, है ना। 5-6 एलिमेंट्स है, एक एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट, ऐसे ही जाकर के ये हमारा रो कॉलम हो गया। अगर हम यही कॉलम मैट्रिक्स की बात करें तो सारे एलिमेंट जो है वो एक ही कॉलम में होंगे, उसको हम कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। देन हमारे पास में आता है यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, हमारे इसमें डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं और डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे जीरो अगर रहेंगे उसको हम यूनिट मैट्रिक्स बोलेंगे। मीन्स हमारा डायगोनल एलिमेंट ये हो गया 1 1 1 और इसके अलावा जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे, हमारे जीरो होंगे। तब हमारा जो मैट्रिक्स कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, हमारा यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगा। वो हमारा यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगा या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, यूनिट मैट्रिक्स हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। एक हमारा स्केलर मैट्रिक्स होता है। स्केलर मैट्रिक्स में जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसमें भी डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, इसमें भी केवल डायगोनल एलिमेंट्स ही होते हैं, बाकी सारे एलिमेंट्स की वैल्यू जीरो होती है। और जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं इनकी वैल्यू बनना होकर के कुछ ना कुछ एक मल्टीपल ऑफ 1 के फॉर्म में रहती है, 5 5 5 या 6 6 6। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रेस की। ट्रेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब हम आइगन वैल्यूज पढ़ते हैं तो आइगन वैल्यूज में हमारी ट्रेस की जरूरत होती है। तो देखो, ट्रेस क्या है, बेसिकली जितने भी हमारे डायगोनल एलिमेंट्स हैं अगर हम उनका सम कर देंगे तो हमारे पास में जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, ट्रेस होगी। और ये ट्रेस किसके लिए हो रहा है, ट्रेस की बात कर रहे हैं, यूनिट मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, स्केलर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, ये सारे मैट्रिक्स की बात हो रही है स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। किसके लिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, जिसमें m क्रॉस n में m बराबर में n हो, मींस जितनी रो है उतनी ही कॉलम है, देन हमारा मैट्रिक्स जो होगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। और वही हमारा यूनिट मैट्रिक्स जो होगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही हो सकता है, वो हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं हो सकता है। ठीक है, अब तो हमारी बेसिक बात हो गई। अब हम बात करते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। अगर हम ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पर आएंगे तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास में दो टाइप के होते हैं। एक हमारे पास में अपर ट्रायंगुलर होता है और दूसरा हमारे पास में लोअर ट्रायंगुलर होता है। जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है इसमें जो भी एलिमेंट्स रहेंगे, जो डायगोनल है, डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर की जितनी भी वैल्यूज है उनकी कुछ ना कुछ वैल्यूज हो सकती हैं, लेकिन जो डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे जितनी भी वैल्यू रहेंगी वो सारी जीरो रहेंगी। तब हमारा क्या कहलाएगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स रहेगा। अपर मतलब जो ऊपर वाली चीजें है ना उन्हीं की वैल्यू है, बाकी की कोई वैल्यू नहीं है। ऐसे ही सिमिलरली लोअर ट्रायंगुलर में जो हमारा मैट्रिक्स होगा उस मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट के नीचे वाले जो भी एलिमेंट्स होंगे उनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन इसके अलावा जो ऊपर साइड में जितने भी वैल्यू होंगी वो सारी क्या होंगी, जीरो होंगी। तो हमारा मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। अब हम एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं जो है हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और दूसरा होता है हमारा स्क्यू सिमेट्रिक। ये भी नाम से ही समझ में आ रहा है। अगर हमें सिमेट्रिक समझ में आ रहा है तो स्क्यू सिमेट्रिक भी समझ में आ जाएगा। जो भी हमारे स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं, सपोज दैट A B C D E F G H I, ये हमारा क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर हमें इसका सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी जो रो है उन रो को कॉलम बनाना पड़ेगा और कॉलम को रो बनाना पड़ेगा। तो पहली रो जो है वो हम कॉलम बना देंगे, तो क्या हो जाएगा A B और C। सेकंड जो रो है D F H, तो वो हमारा क्या हो जाएगा D F और H। जो थर्ड है वो हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड रो, थर्ड कॉलम हो जाएगा, तो E G I, E G और I। अब अगर हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ये दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर हो जाएंगे। वो कब हो सकता है, जब B और D आपस में बराबर हो। तो क्या कर देंगे, यहां पर D कर सकते हैं। E और C आपस में बराबर हो तो यहां पर E कर देंगे। G और H बराबर हो तो यहां पर G कर देंगे। तो क्या हो गया, हमारा B और D आपस में बराबर है तो यहां पर D आ गया, है ना। E और C आपस में बराबर है तो ये E हो गया। अब G और H आपस में बराबर है तो ये G हो गया। तो हम देख सकते हैं
हमारा जो मैट्रिक्स है, पहले वाला मैट्रिक्स है और हमने दूसरा वाला मैट्रिक्स है, तो हमने इसका जब ट्रांसपोज किया तो हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स सेम हो गया। अभी इसमें कॉन्सेप्ट मैंने बोला है ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज का मतलब होता है जो हमारी रो है वो हमारी कॉलम बन जाएंगी और जो कॉलम है वो रो बनेंगी, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसपोज बोलेंगे, ठीक है। सिमेट्रिक में जो अगर हम ट्रांसपोज करते हैं ए बराबर में ए का ट्रांसपोज, ऐसा ही सिमिलरली स्क्यू सिमेट्रिक होता है जिसमें अगर हम ट्रांसपोज करते हैं तो मैट्रिक्स जस्ट नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो नेगेटिव का मतलब क्या होता है, सारे एलिमेंट्स में से नेगेटिव को अगर हम बाहर निकाल देंगे तब हमारा, अगर हम इसको ए बराबर में ए नेगेटिव करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज हैं, अब हमने ट्रांसपोज किया तो इतना आंसर आ गया। अब इसका आंसर क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसको ए एफ और आई बराबर में 0 कर दो, क्लियर। तो ए एफ और आई बराबर में मैंने 0 कर दिया, क्लियर। अब जो डी है उसको माइनस डी कर दिया, यहां पे जी है इसको माइनस जी कर दिया, यहां पे माइनस जी कर दिया। अब देखो अगर मैं इसको, पहली वाली रो है जी ओ 0 माइनस डी ई, तो 0 माइनस डी और ई, क्लियर। फिर डी 0 माइनस जी, फिर डी 0 और माइनस जी, क्लियर। फिर माइनस ई जी और ओ, माइनस ई जी और ओ। अब देखो माइनस ई जी और 0, ये 0 है, ठीक है। अगर हम इन दोनों मैट्रिक्स को देखें तो ए जस्ट नेगेटिव हो गया। अगर इसमें से हम माइनस साइन निकालेंगे तो माइनस साइन निकालेंगे तो इसमें से भी माइनस साइन बाहर आएगा, तो 0 माइनस डी और ये हो जाएगा। इसमें भी माइनस साइन बाहर आएगा तो डी 0 माइनस जी हो गया। फिर इसमें से भी माइनस साइन बाहर आएगा तो माइनस ई, यहाँ पर प्लस के 0 और 0। तो ये हमारा क्या हो गया, देखो ये दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर है लेकिन ये नेगेटिव साइन आ गया। तो क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक के लिए ए बराबर में माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो हमें क्या पता चला, जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो 0 है। इसकी जो भी आइगन वैल्यूज होंगी वो आइगन वैल्यूज कैसी होंगी, रियल्स होंगी। और स्क्यू सिमेट्रिक के केस में जो आइगन वैल्यूज होंगी वो इमेजिनरी होंगी, ठीक है। पहला कॉन्सेप्ट आता है हमारा माइनर, देन कोफैक्टर, देन कोफैक्टर मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, और एक लास्ट कॉन्सेप्ट आता है हमारा एडजॉइंट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं माइनर की। तो जो माइनर होता है, अगर हमारा कोई भी मैट्रिक्स है तो हर एक एलिमेंट का, जैसे A11, A12, A13, ये हमारा कोई भी एक मैट्रिक्स है, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स में हर एक एलिमेंट का माइनर होगा। तो जैसे अगर हमें A11 का माइनर निकालना है तो जिस भी एलिमेंट का हमें माइनर निकालना है उसकी रो को हटा दो और उसके कॉलम को हटा दो, फिर जो भी एलिमेंट्स बच रहे हैं उनको हम लिख लेते हैं। अब इस वाली रो को हटा दिया, इस वाली कॉलम को हटा दिया, तो A11 का जो माइनर होगा वो क्या होगा, A22, A23, A32 एंड A33। ऐसे ही सारे एलिमेंट का क्या आ जाएगा, माइनर आ जाएगा। अब अगर हम इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो हमारा ये माइनर वैल्यू हो जाएगी, क्लियर। A11 का माइनर होगा। कोफैक्टर क्या होता है, जब हर एक एलिमेंट का हम माइनर निकालते हैं, जैसे A11 का माइनर को अगर हम कैपिटल A11 बोल रहे हैं तो सिमिलरली ऐसे ही सारे एलिमेंट का क्या आ जाएगा, माइनर वैल्यू आ जाएगा। मींस इसका डिटरमिनेंट वैल्यू जो भी होगा वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। फिर जो हम कोफैक्टर बनाएंगे तो A11 का कोफैक्टर क्या हो गया, A11 हो गया, क्लियर। अब अगर हम इन सभी कोफैक्टर की वैल्यूज को एक मैट्रिक्स के फॉर्म में रख देंगे तो हमारा जो भी मैट्रिक्स बनेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, कोफैक्टर मैट्रिक्स कहलाएगा, क्लियर। अच्छा, अभी एक चीज जो है, जो हमारा माइनर था MIJ का जो भी माइनर है उसमें अगर हम प्लस -1 की पावर i प्लस j कर दें तब हमारा क्या बनता है, AIJ बनता है, ठीक है। मींस सपोज दैट A11 है तो यहाँ पे n2 में -1 की पावर 1 प्लस के 1 और करना पड़ेगा। अगर A12 होता तो -1 की पावर 1 प्लस के 2 और फिर जो भी डिटरमिनेंट वैल्यू है वो हमारी आ जाती है। तो हमारा क्या बनेगा, कोफैक्टर की वैल्यूज आएंगी और जब हम कोफैक्टर की सारी वैल्यूज को रख करके एक मैट्रिक्स में रख देते हैं तो हमारा कोफैक्टर मैट्रिक्स बन जाता है। अब जब कोफैक्टर मैट्रिक्स हमारा बन गया है, उसका जब हम ट्रांसपोज कर देंगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा, एडजॉइंट मैट्रिक्स कहलाएगा। अब बात आती है डिटरमिनेंट की। अगर हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम, किसी भी सिंगल रो, किसी भी सिंगल कॉलम को देख करके चलेंगे और उसके माइनर से उसका कोफैक्टर निकालेंगे हर एक एलिमेंट का, और हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालने के बाद में उसमें उसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो भी आंसर आएगा वो डिटरमिनेंट वैल्यू कहलाएगा। मींस किसी भी रो को ले सकते हैं हम और किसी भी कॉलम को ले सकते हैं। अगर सपोज दैट मैंने फर्स्ट रो ली है तो फर्स्ट रो के
जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सारे एलिमेंट्स का मैं क्या निकालूंगा, कोफैक्टर निकालूंगा। और हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालने के बाद में उसमें उसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके जो भी सम आएगा हमारा, वो हमारा क्या कहलाएगा, डिटरमिनेंट वैल्यू कहलाएगा। क्लियर? तो ये सारे हमारे कॉन्सेप्ट हो गए। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। अब बात आती है इनवर्स मैट्रिक्स की। अभी तक हमने जो भी मैट्रिक्स पढ़े वो एडजॉइंट मैट्रिक्स तक पढ़ लिया था। अब इनवर्स मैट्रिक्स क्या होता है, जो हमने एडजॉइंट मैट्रिक्स निकाला है उस एडजॉइंट मैट्रिक्स में अगर हम डिटरमिनेंट वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तो जो मैट्रिक्स की वैल्यू आएगी या जो मैट्रिक्स हमें मिलेगा वो हमारा इनवर्स मैट्रिक्स कहलाएगा। अब अगर हम इनवर्स निकालना है ना, किसी भी मैट्रिक्स का अगर हमने ए है उसका इनवर्स मैट्रिक्स इनवर्स निकाल दिया है, तब हमारे पास में एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, वो है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अब ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या बोलता है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का बोलना है कि अगर हमारे दो एलिमेंट्स हैं, कोई भी मैट्रिक्स है, अगर हम उसमें सेम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, ए इंटू में ए ट्रांसपोज कर देंगे और हमारा वैल्यू अगर आई आ रहा है तो हमारा मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, अब इसको हमें एक हमें पता भी है, ए इंटू में ए इनवर्स करेंगे तब भी आ जाता है, तो क्या हो गया, ए ट्रांसपोज बराबर में ए इनवर्स हो गया। ठीक है, अब मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रह गया है। अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हमारा मैट्रिक्स ए है m क्रॉस n है और एक मैट्रिक्स b है जो n क्रॉस n है, तो जब भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो एक नेसेसरी कंडीशन है, जो फर्स्ट वाला मैट्रिक्स है उसकी कॉलम और जो सेकंड मैट्रिक्स है उसकी रो, ए एन और ए एन आपस में बराबर होना चाहिए, उन दोनों के ऑर्डर आपस में बराबर होना चाहिए, तभी हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब अगर हम ए और बी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशन हमें कितना करना पड़ेगा, वो m क्रॉस n क्रॉस l होगी, और टोटल नंबर ऑफ एडिशन कितना करना पड़ेगा हमें, m क्रॉस n माइनस 1 इंटू में l करना पड़ेगा। ये हमारे मैट्रिक्स के लिए बात हो गई। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ जाता है हमारा रैंक ऑफ मैट्रिक्स, नलिटी ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, रैंक की बात करते हैं। रैंक क्या होता है, अगर हमारा मैट्रिक्स जो है वो m क्रॉस n के फॉर्म में है या m क्रॉस n ऑर्डर का है, तो अगर हम इस मैट्रिक्स A को, इसमें हम क्या करेंगे, रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब एक रो में किसी रो से हम कम कर माइनस कर देंगे या किसी एक स्पेसिफिक एलिमेंट से पूरी रो में मल्टीप्लाई करके उसमें हम माइनस कर देंगे। तो इस टाइप से अगर हम रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा करके अगर हम किसी मैट्रिक्स को कन्वर्ट करते हैं और उसको कन्वर्ट करने के बाद में अगर हम एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, फिर जीरो यहां पर जीरो यहां पर जीरो, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, तो जो भी हमारा मैट्रिक्स होगा वो नॉर्मल फॉर्म का मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, अब इस नॉर्मल फॉर्म के मैट्रिक्स में जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है आई n क्रॉस n का, और अगर सपोज दैट ये हमारा जो मैट्रिक्स है वो m क्रॉस l का था और जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो n क्रॉस n का है, तो जो मैट्रिक्स A है वो उस मैट्रिक्स की रैंक कितनी कहलाएगी, उस मैट्रिक्स की रैंक कहलाएगी m। ठीक है, क्योंकि हमारा जो मैट्रिक्स है मैक्सिमम जो ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना हुआ है रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के बाद में, वही हमारा क्या कहलाएगा, रैंक कहलाएगा। अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं नलिटी की। अगर सपोज दैट ये m क्रॉस m का होता और यहाँ पे हमें n क्रॉस n का आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता, तो हमारी नलिटी क्या कहलाती, m माइनस n कहलाती। ठीक है, अब एक और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। तो जो हमारे इक्वेशंस होते हैं उनको हम प्राइमरीली दो टाइप में हम डिवाइड करते हैं, जो हमें दिया हुआ है। ठीक है, या जो हमारे सब्जेक्ट में अभी हमें जितना हमें पढ़ना है, एक हमें होमोजीनियस दिया हुआ है, एक हमारा नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस होते हैं। नॉन होमोजीनियस ये हमारे क्या होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर की जो भी इक्वेशंस होते हैं उनको हमें सॉल्व करना होता है। तो जो होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस में अंतर क्या होता है, सपोज दैट हमारे पास में कोई भी इक्वेशन है, ए एक्स प्लस के बी वाई प्लस के सी जेड बराबर में 0, a1x प्लस b1 वाई प्लस c1 जेड बराबर में 0, a2x प्लस b2 वाई प्लस c2 जेड बराबर में 0। अगर हमें पता होता है, अगर हमारे पास में जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं उतने ही इक्वेशन है, तभी हम इक्वेशन को सॉल्व कर पाते हैं, ये तो हमें पता ही है। अगर उससे ज्यादा होते हैं तो हमारे लिए मोर देन सफिशिएंट होता है। ठीक है, अब इस इक्वेशन की हमें सॉल्यूशन निकालना है। तो अगर होमोजीनियस इक्वेशन होगा तो उसमें ए जो भी इक्वेशन होगा उसके इक्वल में 0 ही आएगा। ठीक है, तो वो कैसा कहलाएगा, हमारा होमोजीनियस इक्वेशन कहलाएगा। अब इस होमोजीनियस इक्वेशन का हमेशा एक ट्रिवियल सॉल्यूशन होता ही है। वो ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या होता है, x बराबर में, y बराबर में, z बराबर में 0। ठीक है, ये क्या है, ट्रिवियल सॉल्यूशन है। इसके अलावा और भी सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो इनके सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, a इंटू में x बराबर में b करते हैं हम। जब भी हमें ऐसे एलिमेंट्री इक्वेशंस दिए होते हैं उनका सॉल्यूशन निकालना होता है, तो हमको ax बराबर में b के फॉर्म में हम इनको लिख लेते हैं।
अब जहां पर बी बराबर में क्या हो जाएगा, बी बराबर में ए वाला मैट्रिक्स हो गया, बी बराबर में क्या हो गया 0 0 0 हो गया। जो एक्स है, एक्स बराबर में क्या हो गया, एक वेरिएबल मैट्रिक्स होगा, एक्स वाई और जेड हो गया। जो ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स बराबर में क्या ले देंगे हम, ए बी सी, A1 B1 C1 A2 B2 C2, क्लियर। ये हमारा ए मैट्रिक्स हो गया, ये हमारा एक्स हो गया, ये हमारा बी हो गया, क्लियर। अब जो ए मैट्रिक्स है, अब हम क्या करते हैं, इन मैट्रिक्स का सॉल्यूशन निकालने के लिए हम ए और बी मैट्रिक्स इन दोनों को साथ साथ में लेते हैं और फिर हम इनकी रैंक निकालते हैं, जो हमने पहले पढ़ी हुई थी, जिसमें हम रो ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करके हम रैंक निकालते हैं, ठीक है। और रैंकों को हम रो से डिनोट करते हैं। तो हमारी जो रैंक है, अब रैंक ऑफ ए बी निकालेंगे, तो रैंक ऑफ ए बी निकालने पे हमारी ए बी की रैंक निकालते हैं। तो अगर हमारी रैंक ऑफ ए बराबर में रैंक ऑफ ए बी है बराबर में नंबर ऑफ वेरिएबल्स है, तो हमारा क्या होगा, एक यूनिक सॉल्यूशन आएगा, यूनिक सॉल्यूशन आएगा। लेकिन अगर रैंक ऑफ ए बराबर में या रैंक ऑफ ए बी बराबर में नहीं है, जितनी नंबर ऑफ क्या है हमारे पास वेरिएबल्स है, अगर वो नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बराबर में नहीं है, तो हमारे क्या होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। किसकी कंडीशन में, होमोजीनियस की कंडीशन में, क्लियर। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं जो हमारे नॉन होमोजीनियस होंगे लिए। अगर हमारे पास में नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है, तो जो इक्वेशंस होंगे वो किस फॉर्म में होंगी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड बराबर में कुछ डी होगा। ऐसे a1 x प्लस b1 y प्लस c1 z बराबर में d1 होगा। ऐसे a2 x प्लस b2 y प्लस c2 z बराबर में d2 होगा। ये हमारी क्या हो गए, नॉन होमोजेनियस इक्वेशन हो गए। अब इन नॉन होमोजेनियस इक्वेशन का जब हम सॉल्यूशन निकालेंगे, तो हमारे पास में जो बी मैट्रिक्स होगा, बी मैट्रिक्स अब इस बार क्या हो जाएगा, डी d1 और d2 हो जाएगा। तो जो रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी दोनों अलग अलग हो जाएंगे, क्लियर। रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी दोनों अलग अलग रहेगी। अगर हमारी रैंक ऑफ ए बराबर में रैंक ऑफ ए बी है और बराबर में नंबर ऑफ इक्वेशन है, तो हमारे क्या हो जाएगा, एक यूनिक सॉल्यूशन आएगा। लेकिन रैंक ऑफ ए बराबर में नहीं है रैंक ऑफ ए बी, तब क्या होगा, हमारा इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। इसके अलावा वही है, रैंक ऑफ ए बराबर रैंक ऑफ ए बी बराबर में क्या है, बराबर में नहीं है नंबर ऑफ वेरिएबल्स। जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने, एक्स वाई जेड, 3 वेरिएबल से अगर हमारा इसकी रैंक कम आ रही है, तो हमारा मैट्रिक्स का इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे, क्लियर। अब हम बात करते हैं, तो हमने इक्वेशंस की बात कर ली, जो हमारे मैट्रिक्स का यूज है वो हमें क्या करना है वो हमने बात कर ली। अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ जाता है, आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर, कैली हैमिल्टन थ्योरम, बस हमारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये बचते हैं, ठीक है। तो हम इनके बारे में और बात कर लेते हैं। अगर हमारा कोई मैट्रिक्स ए है और ए माइनस लैम्डा आई करेंगे और इसके बाद हम इसका मैट्रिक्स का 0 वैल्यू करेंगे, तो हमारे पास में एक इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। एक इक्वेशन आ जाएगा लैम्डा की पावर n, अगर ये n क्रॉस n का है, लैम्डा की पावर n माइनस कुछ वैल्यू होगी लैम्डा की पावर n माइनस 1, ऐसे डॉट डॉट करके 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो लैम्डा क्या है, लैम्डा की पावर n है, तो इसके लैम्डा के जो रूट्स होंगे वो कितने होंगे, वो n नंबर ऑफ रूट्स होंगे। कितने होंगे, n नंबर ऑफ रूट्स होंगे। तो जो आइगन वैल्यूज होंगी वो लैम्डा 1 लैम्डा 2 डॉट डॉट लैम्डा n क्या होंगी, हमारी जो भी सॉल्यूशन आएंगे वो हमारे आइगन वैल्यूज होंगी, ठीक है। अब इन आइगन वैल्यूज को अगर हम सम करेंगे, सिग्मा आइगन वैल्यू का सम करेंगे, तो वो क्या होगा, ट्रेस होगा। मींस जो भी हमारे डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनको अगर हम ऐड कर देंगे तो वो इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, अगर हम लैम्डा 1 डॉट लैम्डा 2 डॉट लैम्डा 3 डॉट 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 सारी आइगन वैल्यूज का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर, डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी हमारी, जो भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट होगा उसके बराबर हो जाएगा। तो आइगन वैल्यूज इसलिए बहुत जरूरी है। अब इसके अलावा एक और हमारी थ्योरम है, कैली हैमिल्टन थ्योरम। तो जो यहाँ पे हमारा ए लीनियर इक्वेशन आया है ना, लैम्डा की पावर n माइनस के फिर कुछ और है, तो अगर हम लैम्डा की जगह पर ए रख देंगे, लैम्डा की जगह मैट्रिक्स ए रख देंगे, तो जो हमारा इक्वेशन बनेगा वो मैट्रिक्स ए की पावर n माइनस हमारा कोई भी वैल्यू है यहाँ पे इनटू में मैट्रिक्स ए की पावर n माइनस 1, फिर यहाँ पर कोई भी और दूसरी वैल्यू है, फिर ए की पावर n माइनस 2, ऐसा करके हमारे इक्वेशन बनेगा बराबर 0। तो ये क्या कहलाएगा, कैली हैमिल्टन थ्योरम कहलाएगा। और कैली हैमिल्टन थ्योरम का बोलना है, जो भी हमारी थ्योरम से जो भी इक्वेशन बना है वो मैट्रिक्स ए भी सेटिस्फाई करेगा, क्लियर। ये तो हमने बात कर ली रियल मैट्रिक्स के बारे में। अब हम एक इमेजिनरी मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। हमारे 2-3 मैट्रिक्स और बचे हैं, इनको हम और देख लेते हैं, तो हमारा पूरा मैट्रिक्स चैप्टर खत्म हो जाएगा।
एक हमारा पता है आइडेम्पोटेंट, एक इनवॉल्यूटरी पोटेंट। ए स्क्वायर बराबर में ए होगा तो आइडेम्पोटेंट होगा, ए स्क्वायर बराबर में आई होगा तो इनवॉल्यूटरी होगा, और ए की पावर एन बराबर में 0 होगा तो निलपोटेंट मैट्रिक्स होगा। बस यही है। मींस अगर हम मैट्रिक्स ए का डबल बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास में अगर वही मैट्रिक्स आ रहा है तो आइडेम्पोटेंट है, मींस उसी के बराबर में आ जा रहा है। इनवॉल्यूटरी है तो अगर हम ए डॉट ए करेंगे और फिर भी आई आ जा रहा है तो मैट्रिक्स हमारा क्या कहलाएगा, मैट्रिक्स हमारा इनवॉल्यूटरी कहलाएगा। फिर निलपोटेंट हो, ए की पावर एन बराबर 0 होगा तो हमारा क्या कहलाएगा, मैट्रिक्स ए की पावर एन बराबर में 0 होगा तो निलपोटेंट मैट्रिक्स कहलाएगा ऑफ ऑर्डर एन। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में जो है हमारा कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स के बारे में। ठीक है, क्या है हर्मिशियन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स और यूनिटरी मैट्रिक्स। हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन एंड यूनिटरी। अब हर्मिशियन क्या होता है ना, ये जैसे नाम से लग रहा है ना बहुत ज्यादा हरामी है करके, ये क्या करता है, दो काम करता है एक साथ में। ये बोलता है देखो तुम सिमेट्रिक मैट्रिक्स में केवल ट्रांसपोज कर रहे थे, भाई देखो अब हमने नहीं है सीधे लोग, हमें चाहिए टेढ़ी खीर, तो हमें ट्रांसपोज भी करो तुम, साथ में कंजुगेट भी करो। अब कंजुगेट का मतलब क्या हुआ, क्योंकि ये सभी जो है ना वो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स के लिए है, ये रियल नंबर के लिए नहीं, कॉम्प्लेक्स के लिए। मींस ए माइनस के आई वाई या ए प्लस के आई बी के फॉर्म में है तो हम इसको क्या बोलते हैं, कंजुगेट मैट्रिक्स बोलते हैं। अब कंजुगेट कैसे होगा, जैसे ए प्लस आई बी का कंजुगेट क्या होगा, ए माइनस आई वाई, ए माइनस आई बी। तो इनका बोल रहे हैं हर्मिशियन का, देखो भाई तुम्हें पहले कंजुगेट भी करना पड़ेगा, कंजुगेट के बाद तुम पहले ट्रांसपोज भी करो, फिर उसके बाद देखो भाई हम आपस में बराबर है कि नहीं है, ठीक है, तब जाकर के बात करो हमसे। ठीक है, तो सपोज दैट एक हम मैट्रिक्स देते हैं ए बराबर में 2 3 1 प्लस के आई 1 माइनस के आई। ठीक है, अब इसका हमें क्या करना है, कंजुगेट करना है। तो ए का हमने कंजुगेट किया तो कंजुगेट मैट्रिक्स कितना आया इसका हमारा, ये तो हमारे रियल नंबर है तो इसमें तो कुछ होगा नहीं, ये हमारे कैसे है, ये हमारे एक्चुअली में हमारे कैसे मैट्रिक्स है, ये हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर है तो 1 माइनस का आई हो जाएगा और इसका 1 प्लस की आई हो जाएगा। अब बोल रहे हैं कि इसका अभी हमें ट्रांसपोज करो, तो इसका हम ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 1 माइनस के आई 1 प्लस के आई और 3, ये हमारा क्या कहलाएगा, ए थीटा से डिनोट करते हैं कंजुगेट को। तो ए अगर मैट्रिक्स ए है तो हर्मिशियन मैट्रिक्स हमारा ए हो गया। अब हर्मिशियन मैट्रिक्स को देखें और इसको देखें, ए बराबर में ए थीटा हो गया, तो ए बराबर में ए थीटा हो गया। अगर हमने किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया उसका कंजुगेट किया, दोनों मिलाकर के जब हमने किया तो अगर वो हर्मिशियन मैट्रिक्स होगा तो ए बराबर में ए थीटा के बराबर में आएगा। अब ऐसा ही हमारा स्क्यू हर्मिशियन होता है, बोलते हैं कि भाई देखो ए बराबर में माइनस ए थीटा आना चाहिए तभी जाकर के मानेंगे हम, ना तो हम नहीं मानेंगे। ठीक, अब यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होता है, अगर हमने जो मैट्रिक्स ए है उसका मैट्रिक्स और ट्रांसपोज करके जो हमने निकाला था कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स का, अगर हम दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास में जो आंसर अगर आई आएगा तो हमारा क्या कहलाएगा, वो यूनिटरी मैट्रिक्स कहलाएगा। तो हमारे पास में मैट्रिक्स में बस इतना ही है और मैट्रिक्स का ये पूरा क्विक रिवीजन हो गया है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कैलकुलस में। ठीक है।